एक करंट कैरिंग वायर सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको लेके फॉर्मूला बताया, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अभी लॉ समझने से पहले कुछ बातें जो उसके दिमाग में आई होंगी वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यार बायो सेवर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया है वो एक बड़े वायर की वजह से नहीं बल्कि एक छोटे से सेगमेंट का असर बताने की कोशिश की है। तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशन रहे होंगे, जैसे पहला ऑब्जर्वेशन कि एक छोटा सा वायर है जिसमें आई का करंट है, एक छोटा सा वायर है, उसके लाइन में किसी पी पॉइंट पर, इसकी वजह से पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। यानी यार पी पॉइंट पर बी क्या होगा, जीरो, चाहे वो लाइन में आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, हर जगह बी क्या होगा, जीरो। ये एक ऑब्जर्वेशन है। इन द लाइन ऑफ करंट कैरिंग सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई वायर सेगमेंट है तो उसकी लाइन से हटके, अगर मैं ये करंट कैरिंग वायर दिखा रहा हूं, उसकी लाइन से हटके आर दूरी इधर लेता हूं या आर दूरी इधर लेता हूं, इस पी पॉइंट ए पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस बी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड। कहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ, तो यार इस 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में 2 पॉइंट पे 1 पॉइंट के मुकाबले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यानी यार 90 डिग्री वाली पोजीशन पे इस वायर का असर ज्यादा होगा, एंगुलर पोजीशन पे इस वायर का असर कम होगा। ये उसका ऑब्जर्वेशन है। 90 डिग्री वाली पोजीशन पे उसी दूरी पे और किसी थीटा के एंगुलर पोजीशन पे उसी दूरी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अलग अलग होंगे। अब इस बात को उसने लॉ में कैसे समझाया, जैसे मैं कह दूं यार ये एक वायर है और मुझे जनरल पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाना है, जनरल पी पॉइंट पे जो कि कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो उसने इस वायर के दो सेगमेंट, दो कंपोनेंट कर लिए। पहले तो यार ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग होना चाहिए, इसकी अपनी कोई लेंथ है, मान लिया यार इसकी लेंथ कुछ dl है, dl इसकी लेंथ है। उसने इस लेंथ के दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन जहां P पॉइंट है और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन जहां पर P पॉइंट है। अगर मैं कहता हूं ये एंगल थीटा है तो लेंथ का एक कंपोनेंट ये आएगा, उसको हमें क्या लिखना चाहिए, dl cos थीटा। एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, dl cos थीटा। और एक कंपोनेंट ये आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल से दूर वाला लेंथ सेगमेंट क्या होगा, dl sin थीटा। मैं पूछूं यार P पॉइंट पे किस कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, dl cos थीटा या dl sin थीटा। अभी ये दो ऑब्जर्वेशन में इस बात का जवाब छुपा है कि अगर ये dl है तो dl का ये कंपोनेंट क्या उसी लाइन में आ गया जिस लाइन पे P पॉइंट है, तो क्या ये P पॉइंट पे कोई असर नहीं देगा, कौन देगा, dl sin थीटा देगा। यानी लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर हम एक वायर सेगमेंट सोचेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का असर देगा। तो बायो सेवर्ट ने बताया dB का लेना देना पहली चीज तो dl sin थीटा से है और दूसरी मेन चीज की करंट से है। और करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। I से लेना देना है, dl sin थीटा से लेना देना है। जैसा कि हर फील्ड में होता है, दूरी के साथ साथ फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ इनवर्स और स्क्वायर पावर पे डिपेंडेंस, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यार देखा जाए तो अब तक हमने जितनी फील्ड पढ़ी हैं उन सब में ये कॉमन बात थी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो भी KQ/R² होता था, चाहे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है वो भी GM/R² होता था, तो यहां भी वो 1/R² के प्रोपोर्शनल है। इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट आना है।
आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर तो आना ही है, एक कांस्टेंट आना है और वो कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर -7। ठीक है, यूनिट हम लोग बना सकते हैं टेस्ला मीटर और टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ऐसा बनेगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। खैर, ये डीवी का फॉर्मूला है जो मैग्नीट्यूड देता है। अगली चीज आती है डायरेक्शन कैसे निकालें। ये हमारा वायर सेगमेंट था, ये मेन वायर सेगमेंट हमारा ये था। इसके हमने दो कंपोनेंट किए थे, एक ये और एक ये, और एक कंपोनेंट ने वहां पे असर दिया है, एक कंपोनेंट नहीं दिया है। तो यार जब भी हमें डायरेक्शन चेक करना हो तो बड़ा आसान सा नियम है कि अपने अंगूठे को करंट के अलोंग रखो। ठीक है, इसके बाद जिस पॉइंट पे असर लेना है उस पॉइंट पे अपने पंजे को फन बना दो, पंजे को फन बना देना है, फन बनाना आता है, और उस पॉइंट पे जाके डस लो। तो जो डसने की डायरेक्शन आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। 90 डिग्री पे हम लोग फन बनाते हैं तो पी पॉइंट पे कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। फिलहाल इस डायग्राम में पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। अच्छा बताओ, ये पॉइंट अगर इधर कहीं होता तो देखो बाहर आता, अगर ये पॉइंट इधर कहीं बाहर होता तो लेफ्ट आता। बेसिकली इस वायर को सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होती है, तभी ये रूल काम करता है, क्योंकि सराउंड करता हुआ ये डायरेक्शन बनेगा। क्या जनता समझ पा रही है यार? डायरेक्शन क्लियर है? ऐसे फन बना के डसना है। कहां डसना है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, डीबी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अरे डीबी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को जब डिफाइन किया जाता है तो आमतौर पे क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है। यहां आई स्केलर है, डीएल वेक्टर बनाया जा सकता है, मगर दूसरी कोई वेक्टर क्वांटिटी यहां नहीं है, तो मैं इसमें जबरदस्ती आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फायदा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या हम इसको आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या हम हमेशा ए बी साइन थीटा वाला लुक चाहते हैं जब हम क्रॉस से डिफाइन करते हैं। तो यहां ए तो नजर आ रहा था, बी नजर, अब हमें डीएल भी नजर आ रहा है और आर भी नजर आ रहा है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। देखो जरा, डीएल इसका लेंथ वेक्टर था, डीएल इसका लेंथ वेक्टर था, ये डीएल जो करंट के लॉन्ग ले लिया है, और पी पॉइंट पे ये उसका आर वेक्टर था यहां से यहां तक। क्या थीटा उन्हीं के बीच का एंगल था कि नहीं? थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो क्या जब भी हम दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा डिफाइन करें और ऐसा कोई टर्म मिले जो ए बी साइन थीटा हो, उसको हम कैसे लिख देते हैं? हाँ, उसको हम लिख देते हैं क्या, ए क्रॉस बी, यानी क्या लिख सकते हैं, डीएल क्रॉस आर, आई तो है ही, डिवाइड बाई, क्या यहां एक आर और था तो आर क्यूब बन गया है। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये स्केलर फॉर्म था मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने का, और ये क्या है, क्या वेक्टर फॉर्म। यार क्रॉस वाला रूल, क्रॉस का अगर हमें रूल पता है तो हमेशा वो डायरेक्शन को जस्टिफाइड करता है। अभी मैंने एक डसने वाला रूल बताया है, अब मैं क्रॉस से जस्टिफाई करा रहा हूं। क्या बताओ, डीएल वेक्टर पहला वेक्टर है, से आर वेक्टर की तरफ हवा करते हुए चलो तो अंगूठा कहां इशारा कर रहा है, अंदर, तो ये भी उसी बात को जस्टिफाई कर रहा है जो मैंने डसने वाला रूल बताया है। करंट के अलोंग अंगूठा पी पॉइंट पे डसना है, जो डसने की डायरेक्शन आएगी वही। तो ये उसका वेक्टर फार्मूला है, ये स्केलर फार्मूला है। डायरेक्शन समझ में आ गई है, नोट करना है।
तो ये बायो सैवर्ट ने एक छोटे से सेगमेंट का पी पॉइंट पे असर बता दिया है। अब हम छोटे छोटे सेगमेंट मिला के बड़े सेगमेंट की बातें कर सकते हैं, यानी जितने भी स्ट्रक्चर की मैग्नेटिक फील्ड अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे किससे डिराइव किए गए हैं? बायो सैवर्ट के नियम से, है ना। हम इतने सारे स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं और वो सारे बायो सैवर्ट की मदद से डिराइव किए गए हैं। तो जहां डेरिवेशन बहुत अजीब है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा समझते चले हैं। इतने स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से किसी खास पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। इनमें से कुछ ही डिराइव करेंगे, बाकी सब सीधे सीधे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायो सैवर्ट की मदद से हम लोग सबसे पहले एक सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बातें करने वाले हैं। उसके सेंटर पे, हर पॉइंट पे नहीं बल्कि कुछ इजी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। मुझे बता यार, एक सर्कुलर लूप को हम छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ के सोच सकते हैं। सोचो यार, ये एक छोटा सा सेगमेंट है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट, क्या हर सेगमेंट, हर छोटा सेगमेंट सेंटर पे कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक फील्ड? अगर मैं इस छोटे सेगमेंट की बात करूं तो वो कहां देगा? अंदर की तरफ। इस छोटे सेगमेंट की बात करूं तो वो कहां देगा? अंदर। बल्कि मैं कहूंगा यार, इस पूरे वायर में अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो हर सेक्शन अंदर मैग्नेटिक फील्ड देगा, वही डसने वाले नियम से नहीं। अच्छा, एक और नियम है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, याद है यार। अगर हम करंट के अलोंग अपने हाथ को कर्ल करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट कहां आता था? अंदर। और जहां मैग्नेटिक मूवमेंट आया है वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही एरिया वेक्टर था। तो उससे भी लूप के लिए कम से कम इससे भी काम कर सकते हैं। जब तक लूप नहीं है तब तक ये डसने वाला रूल काम आएगा, लूप बन गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला रूल भी काम आ जाएगा। तो बता, इस लूप का नेट असर कहां आने वाला है? सेंटर पे। हम अगर कहें कि पहले बताओ इस डीएल का असर कितना आएगा, इस डीएल का बायो सैवर्ट से लिखते हैं, कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या हो गया? ये आर हो गया यहां से यहां तक की दूरी, जो कि रेडियस ऑफ द लूप है ना। आर क्या है? रेडियस। थीटा कोई बताएगा कितना है? हाँ, थीटा यहां से देखे जरा, क्या ये लाइन ज्वाइनिंग जो कि आर रेडियस की है वो वायर सेगमेंट के साथ कितने डिग्री पे है? 90। तो थीटा कितना हो गया? 90। ये डीवी किसकी वजह से? इस डीएल की वजह से। अब क्या बताओ, ये डीएल हर डीएल असर तो अंदर ही दे रहा है, तो क्या सारा डीवी सीधे सीधे ऐड हो जाएगा? यहां कंपोनेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं पूरा बी लाना चाहता हूं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के लिए वो चीजें बाहर निकाल लेते हैं जो चीजें वेरिएबल नहीं है, तो केवल डीएल अंदर आएगा, सब कांस्टेंट है। क्या हर डीएल के लिए दूरी अलग अलग है क्या? क्या हर डीएल के लिए ये 90 वाली शर्त अलग अलग है क्या? हर डीएल के लिए करंट अलग अलग है क्या? तो सब कुछ बाहर आ गया। अब यार यहां अंदर कुछ बचा ही नहीं है प्रोडक्ट करने को, तो ये इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, बस इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या सारे डीएल का समेशन, सारे डीएल का समेशन क्या हो जाएगा? हाँ, 2 पाई आर। पूरे सर्किल का लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसका आंसर कितना आ गया यार? पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई 2r। बी का आंसर आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, याद रहेगा भाई लोग। चलो मुझे बताओ, अब ये पूरा सर्किल था तो ये स्टेप है। अगर मैं आधा सर्किल लूंगा तो कहां से चीजें बदल जाएगी, कहां से अंतर आएगा? ये जो इतना सेगमेंट, बाकी सब जगह सब कुछ तो आएगा ही, बस ये जो यहां से रिजल्ट है वो बदल जाएगा। कितना आंसर आएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, और इंटीग्रल ऑफ डीएल इसकी जगह क्या लिख देंगे? पाई आर। तो ये आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। यानी पूरा सर्किल इतना आंसर, आधा सर्किल आधा आंसर। मैं बता दूं और जनरल बात कर दूं, अगर ये कोई फाई एंगल का सेक्टर है ना, फाई एंगल का सेक्टर है, उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं,
और फॉर्मूला है 5/2 म्यू नॉट आई बाई 2r। ये बड़ा आराम से याद रख सकते हैं। ये म्यू नॉट आई बाई 2r किसका आंसर है? पूरे सर्किल का। 5/2 फ्रैक्शन ऑफ एंगल है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब मैं आधे सर्किल की बात कर रहा हूं तो फाई कितना है? पाई। अरे आधा सर्किल मतलब फाई की जगह कितना आ गया? पाई। तो पाई/2 मतलब हाफ का फैक्टर आ गया। अगर मैं पूरे सर्किल की बात कर रहा हूं तो फाई की जगह क्या लिखेंगे? 2π/2π। तो सीधे यही आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर यार सेक्टर पूरे सर्किल का जो हिस्सा होगा वो फैक्टर यहां पर अपने आप बन जाएगा। अगर 90 डिग्री वाला सेक्टर है तो π/2 लिखोगे तो अपने आप 1/4 क्रिएट हो जाएगा। तो क्या मेरे ख्याल से इन पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा जनरल फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। क्या इसकी मदद से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसकी मदद से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि 90 डिग्री 30 डिग्री चाहे जितना सेक्टर हो हम सबका आंसर इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये फेमस है, ये जनरल है। हाँ, अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट है तो अपने हाथ को ऐसे कर्ल करो, अंगूठा कहां इशारा कर रहा है? अंदर, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लॉकवाइज अंदर, और ये किसी भी तरह का लूप हो सबके लिए काम करता है। तो यार सर्किल चाहे पूरा हो चाहे सेक्टर हो, सबकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हम लोग सीख गए हैं। ठीक है, एक और है स्ट्रेट वायर। ये हेडिंग इसके लिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसके किसी सेगमेंट का असर इस पी पॉइंट पे हमें सोचना है
और फिर हर सेगमेंट का असर पी पॉइंट पे सोचना है। तुम सोच के देखो यार, एक करंट कैरिंग वायर का हर सेगमेंट एक ही डायरेक्शन में असर देगा। यार एक डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ करंट किसी पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फील्ड देता है, तो हर करंट कैरिंग सेगमेंट अंदर की तरफ देगा। अब ये लूप नहीं है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, ये कोई लूप तो है नहीं, तो हमें ये रूल लगाना पड़ेगा। क्या ये पूरा वायर पी पॉइंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा? कितना देगा उसका ये फॉर्मूला मैंने सीधे बनाया है, ठीक है। डेरिवेशन स्टेप ज्यादा है इसलिए मैंने सीधे बनाया है। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला वो होता था के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। किसी को याद है? के लैम्डा बाई डी, तो देखो के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, लैम्डा की जगह आई है बाई डी, वहां होता था के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वो ई परपेंडिकुलर होता था, वहां दो कंपोनेंट होते थे, यहां दूसरे कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा वायर सेगमेंट अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो ये मेन फॉर्मूला है फाइनाइट स्ट्रेट वायर का। पी पॉइंट की दूरी डी है और इस लाइन से इस किनारे का एंगल अल्फा है और उस किनारे का एंगल बीटा है। इस सिचुएशन में ये बी का फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूले की मदद से हम इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला बना सकते हैं कि नहीं? बताओ। अगर ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट है, इसकी हेडिंग ऊपर लिख सकते हैं, तो बताओ अल्फा कितना हो गया, बीटा कितना हो गया? क्या अल्फा भी 90 हो गया, बीटा भी? यानी ऐसी कोई लाइन ज्वाइन करी जाए जो उस किनारे को जोड़ेगी या इस किनारे को जोड़ेगी तो वो लगभग पैरेलल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों इनफाइनाइट हैं। तो बता, इसी फॉर्मूले से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, बी एट पी म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये भी 1, ये भी 1, तो कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। ये भी यार बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये जनरल है, ये फेमस है, दोनों ही काम के फॉर्मूले हैं। तो यार एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमने देख लिया, उसकी मदद से इनफाइनाइट निकाल दिया। क्या इसकी मदद से एक स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? क्या ये स्क्वायर लूप 4 स्ट्रेट सेगमेंट से बना है? और अगर हम एक स्ट्रेट सेगमेंट सोच सकते हैं तो 4 का भी असर सोच सकते हैं। बस अच्छा, ये स्ट्रेट सेगमेंट अपनी फील्ड कहां देगा? अंदर। ये वाला सब एक ही सेंस में देंगे यार। बल्कि तुम्हारे पास एक और टूल है, क्या ये पूरा लूप क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहा है तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड कहां आना है? एक ही सेंस तो है। क्या जनता समझ पा रही? तो तुम्हें यार अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का असर लाना है तो किसी एक वायर का असर ला दो और फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं निकाल सकते। अब एक वायर सेगमेंट मान लिया मैंने ये चूज कर लिया है, ये बताओ इसका असर तुम कैसे लिखोगे? फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। एनीवन लिख पाएगा?
ये स्क्वायर लूप है, ये ट्रायंगुलर लूप है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। पहले इसका बताया, किसी ने किया क्या? स्क्वायर के लिए फिर एक के लिए पता? अच्छा, इस स्ट्रेट सेगमेंट से सेंटर की दूरी कितनी है पहले बताओ, दूरी जिसको हम डी कहते हैं। डी बराबर a/2 है, डी पता चल गया। फिर मुझे बताओ इस तरफ का एंगल अल्फा कितना है और इस तरफ का एंगल बीटा कितना है। क्या अगर यहां और यहां एंगल देखा जाए तो पूरे राउंड में 4 सेक्शन बनेंगे, तो एक सेक्शन कितने डिग्री का होगा? 90 का, और उसका भी ये आधा है, तो अल्फा कितना और बीटा कितना दिखा है? 45। तो एक वायर का असर पहले निकाल लो और उसका 4 गुना कर दो, तो बी एट सेंटर आ जाएगा। एक वायर का असर होगा μ0/4 डी की जगह कितना? a/2 साइन 45 प्लस साइन 45 और उसका क्या कर देना है? 4 गुना। क्या जनता समझ पा रही क्या किया गया है? अगर ये समझ गए हैं तो ये वाला लिख के दिखाएं जरा। अल्फा बीटा कितना है? 60 है और दूरी कितनी आएगी? दूरी a/2 सोचे जरा। तुम्हें यार अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो तुम्हें यार एक का लाके असर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना तो सबको समझ में आ गया है। अब एक का असर मान लिया मुझे इसका असर लाना है, लेटर से इसका, तो पहले तो ये पता करो ये दूरी कितनी होगी और फिर ये पता करो कि ये अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा। यही चीजें तो चाहिए। कोई मुझे बताए अल्फा बीटा कितना होगा? मुझे बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल में 3 सेक्शन बना देता हूं तो क्या ये भी 120, ये भी 120, ये भी बनेगा? तो अल्फा कितना बीटा कितना? 60। तो इतना तो समझ में आ गया यार। μ0I/4πd साइन 60 प्लस साइन 60 ये लगना है और बाद में क्या कर देना? इंटू 3। अब बात आती है दूरी कितनी, कोई मुझे बताए। ये दूरी हमें निकालना है, पता कौन सी दूरी है? a/2 पता है, ये निकालना है। यानी यार इस एंगल के सामने वाला पता है और एंगल से लगा हुआ हमें निकालना है। यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें क्या लगा दें? tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको मैं d कह दूं। tan 60 कितना होता है? तो d का आंसर आएगा a/2√3। दिखा कि नहीं? a/2√3 हो गया पूरा क्वेश्चन। किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं।
क्लॉकवाइज है तो अंदर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो बाहर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो यार ज्यादा जनरल फॉर्मूला ये है, फेमस फॉर्मूला ये है, बट ज्यादा जनरल की मदद से हम इसको भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, या कोई नया स्ट्रक्चर भी बनेगा तो हम इसी की मदद से लाएंगे। स्ट्रेट सेगमेंट से बने हुए स्ट्रक्चर को इससे हैंडल करना है। क्या ये स्क्वायर स्ट्रेट सेगमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ट्राइंगल स्ट्रेट सेगमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो हमने उसी फॉर्मूले से सारे आंसर ला दिए हैं। क्या बात क्लियर है? नोट कर लिया है? ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक करंट कैरिंग ऐसा लूप है, यहां कुछ नहीं है, खैर। तो ऐसा एक करंट कैरिंग सेगमेंट है, और इसकी वजह से हम लोगों को इसके सेंटर से जो एक्सिस पास करती है, इस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, पास करने वाली एक्सिस के किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का असर लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यार इस करंट कैरिंग वायर सेगमेंट ने पी पॉइंट पे जो असर दिया होगा कोई छोटे से पोर्शन ने, वो अपने लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, डसने की डायरेक्शन ऐसी तो होती है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर दिया होगा। अगर हम ऐसे ऐसे सारे सेगमेंट का असर निकालेंगे तो वो असर आधा खुला हुआ छाता जैसा आएगा चारों तरफ। हर सेगमेंट का असर कहां आएगा? आधा खुला हुआ छाता जैसा ऐसे आएगा। और इन सब का नेट निकालेंगे तो, इन सब का नेट निकालेंगे तो कहां आएगा? एक्सिस के अलोंग। विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट सोचो यार, ऐसा एक वायर है, ऐसा एक वायर है, और उस वायर में ऐसे करंट जा रहा है, तो यहां डसोगे ऐसा आएगा, यहां डसोगे तो ऐसा आएगा, यहां डसोगे, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आएंगे कि नहीं? उन सारे 3 डायमेंशनल वेक्टर को अगर तुम देखोगे तो आधा खुला हुआ छाता नजर आएगा, और आधा खुला हुआ छाते के सारे वेक्टर हॉरिजॉन्टल वाले अलाइन हो जाएंगे और वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट रेडियल आएंगे चारों तरफ, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट असर कहां आने वाला है? एक्सिस के अलोंग। अब याद रखने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या बता, एक लूप है और लूप की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते तो ऐसी आती थी कि नहीं, है ना? और अगर सेंटर पे ऐसी आती तो एक्सिस में भी ऐसी ही आती है। एक्सिस के आसपास का माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन एक्सिस के अलोंग ऐसी ही आती है। इधर निकालोगे तो लेफ्ट आएगी, अगर इधर निकालोगे तो भी लेफ्ट आएगी, है ना? तुम ये वाला रूल याद रखो। तो वैसे तो यार मैंने ये भी समझाने की कोशिश करी है कि ये सारे कंपोनेंट आते हैं हर छोटे सेगमेंट के, उन कंपोनेंट का नेट ऐसे आता है। चलो, कितना आता है? अगली बात, कितना आता है? तो बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यार अप्रोक्सीमेशन के साथ भी फेमस है। अगर ये दूरी x है तो ये फॉर्मूला है, ये रेडियस इसकी कितनी है? कैपिटल आर। लेकिन अगर x r से बहुत बड़ा है तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, x के सामने r को निगलेक्ट कर दो तो 2x क्यूब बन जाएगा। नहीं, अच्छा, मैं पाई से ऊपर और पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी समझ में आएगा क्यों। मुझे बताओ, एन आई ए, लेट अस से इसमें एन टर्न होते, अगर एन टर्न होते तो यहां एक एन का फैक्टर और आता कि नहीं? एन आई और पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? एरिया। एन आई ए, इसको क्या कहते थे? इसको मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू लिखते थे। उसके अलावा क्या लिखा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इधर क्या आ गया?
एक्स क्यूब, और एक क्या आ गया 2। जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला, वो होता था 1/4πε k 2p अपॉन r क्यूब। उसको यार एक्सिस बोलने का उस समय कोई लॉजिक नहीं था, एक्चुअली फॉर्मूला यहां पर सही माने में वो एक्सिस नजर आती है, ये उसकी एक्सिस है। और एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 2 म्यू अपॉन r क्यूब, वहां होता था 2p अपॉन r क्यूब। तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता नहीं है? तो ये भी फॉर्मूला काफी फेमस है। कब? विद अप्रोक्सीमेशन। ये विद अप्रोक्सीमेशन है, और ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन, ये भी फेमस है, ये भी फेमस है, दोनों पता होना चाहिए यार। ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसको याद रखने के लिए कोशिश नहीं करना। क्यों? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने एक प्लस माइनस डाइपोल की एक्सिस पे, एक्स दूरी पे क्या पढ़ा है, E बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब पढ़ा है कि नहीं, k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। तो k इंटू 2 म्यू अपॉन आर क्यूब यहां भी लिखा है। तो मेन ऊपर वाला याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया वैल्यू। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने वाले हैं, सोलेनाइड। और ये एक मैंने फाइनाइट सोलेनाइड का फॉर्मूला दिया है। सोलेनाइड का मतलब क्या है कि ऐसी वाइंडिंग है सर्कुलर लूप की, बहुत सारी सर्कुलर लूप्स हैं। अगर मेरे को कोई एक सर्कुलर लूप सेंटर पे क्या असर देता है, मान लिया ये सर्कुलर लूप है, सेंटर पे क्या असर देता है, एक्सिस के लॉन्ग, तो बगल वाला कहां देगा, एक्सिस के लॉन्ग, उसके बगल वाला कहां देगा, एक्सिस के लॉन्ग। जब सब एक्सिस के लॉन्ग दे रहे हैं तो असर नेट में कहां आने वाला है, एक्सिस के लॉन्ग। कुल मिलाकर यार यहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग असर एक्सिस के लॉन्ग आने वाला है, बहुत ज्यादा असर कहां आने वाला है, एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। कितना आने वाला है उसका ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट, सॉरी, इसका फॉर्मूला आने वाला है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहां आई क्या है सबको पता है, आई है करंट,
और n क्या है, ये थोड़ा सा नया है, n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। n का मतलब है इस वाइंडिंग के यूनिट लेंथ पे कितने सारे टर्न इन्वॉल्व हैं, पर यूनिट मीटर पे कितने सारे टर्न इन्वॉल्व हैं। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी ये टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय एल लिखा जा सकता है। अगर मैं इसमें ये टोटल लेंथ एल लिख दूं और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न यहां से यहां तक कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न लिख दूं, तो स्मॉल एन का मतलब यहां पर कैपिटल एन बाई एल भी लिखा जा सकता है। ये जनता समझ पा रही है यार स्मॉल एन क्या है। ये फॉर्मूला बी का एक सोलेनाइड के एक्सिस पर फॉर्मूला है यार, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। तो ये लॉन्ग सोलेनाइड का है या फाइनाइट सोलेनाइड का है? फाइनाइट है, सच दैट कि जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं उस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं तो उस पॉइंट से इस किनारे का एंगल अल्फा है और इस किनारे का एंगल बीटा है ना। ये अल्फा बीटा कम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितना लंबा सोलेनाइड है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट सोलेनॉइड लिख दूं तो बता यार इस पॉइंट से अल्फा कितना और बीटा कितना, 90-90। तो बता यार इनफाइनाइट सोलेनाइड के बीच में कहीं पी पॉइंट पे इधर पे मैग्नेटिक फील्ड कोई निकालेगा तो क्या बन जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई। एक ये फेमस है, सॉरी म्यू नॉट एन आई, एक ये फेमस है। एक और डिस्कशन, अगर ये इनफाइनाइट ना हो के फाइनाइट है और इसके एंड पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता है इधर, तो क्या बीचों बीच वाली लाइन से इधर का एंगल कितना और इधर का एंगल कितना, बता। यहां एकदम किनारे पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा है, यानी सोलेनॉइड जहां खत्म हुआ है वहां निकालना चाह रहा है, तो अल्फा कितना बीटा कितना। अरे देखो इस किनारे पे तो इनफाइनाइट है ना, तो एक एंगल क्या हो गया 90 डिग्री और दूसरा एंगल कितना हो गया 0, क्योंकि किनारे पे ही है। तो बी का फॉर्मूला अब कितना बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन 90 प्लस साइन 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये किनारे पे है, वो मिड में कहीं है। ये दोनों फॉर्मूले किससे निकले, इससे निकले हैं, बट ये इतना फेमस है नहीं। इसका तुम्हें यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेमस है, ये वाला। अगर कोई चर्चा सबसे ज्यादा होगी तो इसी की होगी। हाँ बाहर की भी हो सकती है, फिर उसमें अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, मैंने नहीं देखा यार, हो सकता है। जैसे अगर एक्सिस में और बाहर जाओगे तो अल्फा फिर इस तरफ थोड़ी रह जाएगा, हाँ तो अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ एक्सिस से हट के इधर बाहर नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, 0 के करीब बोली जाएगी। तो यार एक एक करके हम लोगों ने वो सारे फॉर्मूले निकाल लिए हैं जो डायरेक्ट बायो सेवर्ट की मदद से लाए जाते हैं। कुछ के डेरिवेशन हमने एक ही का डेरिवेशन देखा जाए तो किया है, वो भी है सर्किल वाले का, और किसी का डेरिवेशन नहीं किया है। ले देखिए इतने फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं जो हमें पक्का याद रखना चाहिए। एक रिंग की वजह से ये पढ़ा है, नोट नहीं करना भाई, तो बता दिया ना यार, समराइज कर रहा हूं मैं। अगर फाई के एंगल का एक सेक्टर ऑफ रिंग है, ऐसा सेक्टर ऑफ रिंग है,
तो उसका ये फॉर्मूला है। इसकी मदद से हम हाफ सर्किल, क्वार्टर सर्किल किसी का भी निकाल सकते हैं। एक सर्किल के एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अप्रोक्सीमेट करके क्या आता है वो भी हम निकाल चुके हैं। एक स्ट्रेट सेगमेंट का ये फॉर्मूला है डी दूरी पे, है ना। इससे हमने कुछ और स्ट्रक्चर बनाए थे अल्फा बीटा रखने के बाद। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है, और एक सोलेनाइड का ये होता है, उसकी मदद से हमने इनफाइनाइट सोलेनाइड के। तो अब तक इतने फॉर्मूले हम लोग ने देख लिए हैं। ये सब किसकी मदद से डिराइव किए गए होंगे? बायो-सेवर्ट। तो अब हम इनकी मदद से भी कुछ नई बातें करने वाले हैं। यानी अभी हमने बायो-सेवर्ट की मदद से ये लाए और इसकी मदद से कुछ कॉम्बिनेशनल स्ट्रक्चर की बातें करने वाले हैं, है ना। यानी इन फॉर्मूलों को पता होगा तो ही हम आगे की बातें कर पाएंगे। ये फॉर्मूले तो हमें पता होना ही चाहिए, इतने तो हर हाल में रटे होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हम लोग लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये सब आ चुका है, ठीक। यहां मैंने यार एक ये स्ट्रक्चर बनाया, जरा देखें। ये स्ट्रक्चर, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है जो किनारे पे जाके किसी सर्किल से जुड़ा है, और सर्किल भी कैसा है? आधा। उसके सेंटर पे यहां कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कैसे हैंडल करोगे यार इसको? ये और ये स्ट्रेट, और ये नहीं। मैंने यहां पहले तुम्हारी मदद के लिए 2 क्वेश्चन अलग से पूछे हैं कि एक सर्किल हो तो ओ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्ट्रेट सेगमेंट हो तो उसके किनारे पे डी दूरी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि आर दूरी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड। लिख पाओगे? और अगर ये 2 लिख पाओगे तो ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइनल टारगेट ये है, ओ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है। ओ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कर लिया है? पहले तो मुझे हो गया, हाथ दर्द करने लगा करते करते। लिखना तो राइट से है ना, राइट की मेहनत देख के वो डिप्रेशन में आ गया लेफ्ट वाला। और कोई लॉजिक तो समझ नहीं आ रहा है, किसी को मुक्का मारा सुबह से। हाँ भाई, हाफ सर्किल का ये लिख दिया और बचे हुए सेगमेंट का म्यू नॉट आई अपॉन दिस साइन अल्फा साइन, ठीक है। हाँ भाई, तुमने क्या एलसीएम लेके जोड़ दिया क्या? अच्छा, 4 पाई आर दोनों में था क्या? अच्छा, एक में पाई नहीं था, तुमने ऐड कर दिया है, वही है ना, ठीक। ये क्या इनफाइनाइट, दोनों तरफ इनफाइनाइट है? दोनों तरफ इनफाइनाइट होता तो 90-90 होता। एक तरफ, हाँ, तो कितना आ जाएगा?
मुझे बताओ सेमी सर्किल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? पूरे सर्किल का म्यू नॉट आई बाई 2r होता था, तो सेमी सर्किल का 4r। ऐसे नहीं किसी को समझ में आ रहा तो तुम्हें याद है 5/2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r, और 5 की जगह तुम्हें क्या लिख देना है? पाई। तो यही आंसर आ जाएगा। ये आ गया। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस किनारे का एंगल कितना, उस किनारे का एंगल कितना? एक 0 और दूसरा, तो यहां बी का आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 प्लस साइन 90। तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब जरा एक एक करके सोचो, ये एक सेगमेंट है, ओ पे जो असर देगा अंदर देगा, और इसका एक किनारा 0 डिग्री वाला है और दूसरा किनारा, यानी ये हो गया। फिर एक सर्किल है, ये हो गया। फिर एक सर्किल है, फिर एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर भी असर कहां देगा? अंदर। और इस स्ट्रेट वायर का एक किनारा और दूसरा किनारा, एक 0 वाला है और एक, तो ऐसे ऐसे 2 हो गए और सर्किल 1 हो गया। तो बी का ओवरऑल आंसर ओ के कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। किसकी वजह से? सर्किल की वजह से, प्लस स्ट्रेट वायर की वजह से कितना, और ऐसे ऐसे कितने? 2। ये आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रही? कोई नया कॉम्बिनेशन आएगा तो सोच पाओगे, पुराना पता है तो हम नए कॉम्बिनेशन पे बात कर पाएंगे। क्लियर भाई लोग? ऑल डन? किसी को कोई दिक्कत है? ये कर चुके हम लोग, ये हो चुका है। ये करना है, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस जगह पर। ये करने का मतलब है पिछला सब कुछ क्लियर है। हेलो, आप कुछ भगवा रही है? हाँ भाई, कोई दिखाएगा? ओ पे मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए 2 चीजें हैं, एक ये सर्किल है और एक ये स्क्वायर है। बट ध्यान देना, ये ओ स्क्वायर का सेंटर नहीं है। ओ स्क्वायर का सेंटर होता तो हम कर चुके हैं, ये ओ स्क्वायर का कॉर्नर है। तो कॉर्नर कैसे डील करें? छोटा छोटा सोचे पहले। बताओ ये सेगमेंट क्या देगा, ये सेगमेंट क्या होगा देगा, फिर ये क्या देगा, ये क्या देगा, ऐसे सोचो यार। यानी बी एट ओ लाने के लिए पहले तो यार बी एट ओ लाने के लिए पहले तो तुम्हें बी सर्किल सोचना है और फिर बी स्क्वायर सोचना है। थोड़ा थोड़ा हैंडल करें तो बात समझ में आएगी। सर्किल का तो बड़ा आसान है, कैसे? सोचो यार क्या करना है। हो गया, सर्किल का हुआ। ये वाला करना, ये तो हो चुका है ना भाई।
सर्किल की वजह से क्या, तो बता यार, एक तुम्हारे पास इतना शेप का सर्किल हो, ये 3/4 शेप का सर्किल है, तो इसका एंगल कितना है? ये पाई वाले से π/2 ज्यादा है, तो ये पता है कितना हो गया? बता यार, ओ पे सेंटर पे मैग्नीफील्ड का फॉर्मूला हमने 5/2 पाई म्यू नॉट I/2R पढ़ा है, और फाई की जगह तुम्हें क्या लिख देना है? 3π/2। ये सर्किल का काम खत्म। तुम पाई से पाई कट कर दोगे, ये आएगा म्यू नॉट I/3π/2 है, तो 8R। ये सर्किल का आंसर आ गया। क्या दिखा कि नहीं? फाई की जगह 3π/2 अपॉन 2π, ये सर्किल का। अब यार स्क्वायर का कैसे सोचोगे? यार स्क्वायर का हम अलग से थोड़ा सोचते हैं। स्क्वायर का बता। अच्छा, एक तो AF सेगमेंट है, AF, फिर एक AB सेगमेंट है, फिर एक BC सेगमेंट है, फिर एक CD सेगमेंट है। चलो एक एक करके सोचते हैं। बताओ AF O पे क्या असर देगा? 0 असर देगा। तुम्हें याद है बायो सेवर्ट का पहला नियम, पहली बात कि उस वायर की लाइन में उसका कोई असर, CD भी कोई असर नहीं देगा। अब बचा ये AB, कैसे निकालोगे यार AB का? AB के लिए तुम्हें इस किनारे और इस किनारे का एंगल ये पता करना पड़ेगा। तो यार एक एंगल तो बहुत ही आसान है। कितना? ये वाला एंगल कितना है? बोलो। ये एंगल 0 डिग्री है, और ये वाला 45 होगा। बिल्कुल, ये 2A है और ये 2A है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, तो ये कितना होगा? 45। दोनों एंगल पता चल गए, है ना? और दूरी कितनी है? 2A। अरे सारे स्क्वायर कितने कितने दूरी के हैं? 2A। तो सब तो पता चल गया यार। अच्छा, जो कहानी AB सेगमेंट की है वही कहानी तो बस एक की लिख के डबल कर दें। कितना? म्यू नॉट I/4πD साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और D की जगह कितना? 2A। ये हो गया यार। क्या स्क्वायर का आंसर आ गया है? म्यू नॉट I/4πA और इंटू 1/√2, और ऐसे ऐसा। अच्छा, डबल तो हो गया है, ये 2 से 2 कट गया। ये आंसर आ गया है। देख लें आराम से, किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताएं। नोट कर लिया भाई? कोई दिक्कत है किसी बात पे तो बात बताएं, आगे बढ़े। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट इधर है, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट इधर है। यहां से आई चला आ रहा है, बीच में एक सर्किल आ गया, है ना? ऑब्वियसली यार सर्किल किसी मेटलिक वायर का है, ये पूरा सर्किल है।
तो बताओ करंट का क्या होगा? अगर यहां से आई चला आ रहा है तो इस सर्किल में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहां I/2 और यहां I/2। ध्यान देना जरा, यहां से I/2 लौटेगा, यहां से I/2 और मिलके फिर से क्या हो जाएगा? I। क्वेश्चन पूछा है O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? लॉजिक बताओ। ये स्ट्रेट वायर O की लाइन में है, कोई असर? ये स्ट्रेट वायर O की लाइन में है, कोई असर नहीं देगा। ये सर्किल आधा है, कहां असर देगा? ये आधा क्लॉकवाइज से कहां देगा? और ये आधा ये कहां देगा? बाहर। तो इसका इससे कैंसिल होगा और इन दोनों ने दिया ही नहीं, तो B एट O क्या होगा? 0। B एट O क्या होगा? 0। लॉजिक समझ में आ रहा है? पिछली बार ये वाला और ये वाला वायर बिल्कुल एक जैसी लंबाई का था, तो एक जैसे रेजिस्टेंस का भी होगा, इसीलिए दोनों रास्तों में आधा आधा करंट बट गया है। मगर अब I यहां से चला आ रहा है, I यहां से वापस गया है, इन दो रास्तों से होके वापस आया होगा कि नहीं? कितना यहां जाएगा, कितना यहां जाएगा? यहां कुछ I1 जाएगा, यहां कुछ I2। इस बार वो I/2 नहीं होगा। कारण क्योंकि यार ये बड़ा वायर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये छोटा वायर है, क्या ये दोनों पैरेलल पाथ है कि नहीं है? तो ये I1 I2 सेम। अच्छा मेरा क्वेश्चन है यार, O पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? इसका असर आएगा O पे? इसका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसी की लाइन में वो है। इसका असर आएगा O पे? ये भी। इसका आएगा कहां? अंदर। इसका आएगा कहां? बाहर। नेट कहां आएगा? नेट कहां आएगा? अंदर। ये भाव सबके मन में पहले आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा कि असर 0 होने वाला है। खैर, तो एक बार कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि कैसे 0। याद तो रख लोगे यार कि 0 आएगा। यानी यार अभी बराबरी बटे थे तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, दोनों का असर एक दूसरे से। अब यार यहां पर एक बड़ा है और एक छोटा है, तो पहला ख्याल यही आता है बड़ा वाला ज्यादा असर देगा, छोटा वाला कम, तो कैंसिल कैसे हो सकता है? नहीं, ये फील आ रहा है कि नहीं? मगर एक बार बताओ, बड़ा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका करंट, छोटा है तो रेजिस्टेंस कम है तो इसका करंट, तो छोटा है मगर करंट भी तो ज्यादा है, बड़ा है तो करंट भी तो कम है, असर कैंसिल हो सकते हैं और होंगे। अगर मैंने यार इसको कुछ फाई एंगल लिखा है तो ये एंगल होगा 360 या 2 पाई माइनस फाई। मैं यार बी नेट लिख रहा हूं और वो होगा B1 माइनस B2। B1 होगा म्यू नॉट I1 बाई 2R फाई बाई, सॉरी फाई बाई नहीं, इसका एंगल कितना है? 2 पाई माइनस फाइव बाई पाई। अरे इसका एंगल कितना है? 2 पाई माइनस। B2 कितना होगा? 5 बाई 2 पाई। अरे ये एंगल आता है पहले कि नहीं? फिर हम क्या लिखते हैं? म्यू नॉट I2 बाई 2R। क्या ये पूरी कहानी सबको दिख रही कि नहीं? ये हो गया बड़े वाले का, ये हो गया, ये फॉर्मूला याद है ना भाई, 5 बाई 2 पाई म्यू नॉट I बाई 2R। और इसका फाई फाई है और इसका फाई 2 पाई माइनस फाई है, ये तो पहले फॉर्मूला। अब यार I1 I2 क्या होगा? क्या करंट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है? यार बताओ, किसी पैरेलल रास्ते में करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो P और Q के अक्रॉस वोल्टेज जो कुछ ऊपर वाले के लिए होगा वही, तो I1 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल हो, और रेजिस्टेंस, इस रास्ते का रेजिस्टेंस और इस रास्ते का रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और लेंथ एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। क्या लेंथ एंगल बराबर आर्क इंटू रेडियस होता है कि नहीं? तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल और लेंथ एंगल के, कुल मिला के करंट एंगल के प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? तो I1 बाई I2 बराबर होगा I1 के करस्पॉन्डिंग 2 पाई माइनस फाइव और I2 के करस्पॉन्डिंग फाइव। I1 I2 इस रेशियो में आएगा।
नहीं, तो पता है I1 कितना होगा, इसका वाला रेशियो सम ऑफ रेशियो इंटू आई, और I2 कितना आएगा, इसका वाला रेशियो सम ऑफ रेशियो, इनका सम करो इंटू आई। सोच के देखो यार, मैं I1 की जगह क्या रखने वाला हूं, 5/2 इंटू आई, और I2 की जगह क्या लिखने वाला हूं, तुम जरा देखो, क्या 2 माइनस 5 ये थोड़ा अलग लग रहा था, तो यहां 5 आ गया, यहां 5 था तो 2 माइनस, क्या ये पूरी तरह से कैंसिल होने वाले हैं दोनों टर्म के, नहीं, तो असर क्या आ जाएगा, एक जगह एंगल बड़ा था तो करंट छोटा आ गया, एक जगह एंगल छोटा था तो करंट बड़ा आ गया, ये दोनों टर्म सेम हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। अब याद रख सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक बस इतना सा है कि जहां पर एंगल बड़ा है वहां करंट कम होगा, तो करंट भी फॉर्मूले में आता है और एंगल भी फॉर्मूले में आता है। क्या जनता समझ पा रही है? तो यार ले दे के नियम क्या निकल के आया कि अगर एक वायर ने पूरे सर्किल को करंट सर्कुलेट करा के वापस एक जगह कलेक्ट हुआ है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये एक सेंस का करंट नहीं है, जैसे एक ही सेंस का करंट होता तो थोड़ी जीरो हो जाती, दो सेंस के करंट हैं। बना के देखो, तो अब ये तो उसकी लाइन में है ही नहीं, तो इसको काउंट किया है कि नहीं, पहला तो क्वेश्चन यही है। तो उसको लिखते कि ये इसको इग्नोर करना है किनारे वाले को। अब ये बचा एक सेगमेंट ऊपर है, एक सेगमेंट नीचे है, तो उसका नेट इन्होंने निकाल दिया है। इसका मतलब इसकी लंबाई को इग्नोर मारा है, वो निग्लिजिबल लंबाई है, कोई चर्चा नहीं है ना, तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ चर्चा होती उसकी कुछ दूरी उरी पता होती तो हम एंगल तब हम उसका कर पाते, तो तुरंत समझ में आ जाना कि बस इस सेगमेंट और इस सेगमेंट का नेट निकालना है, बस इतना किया गया है। हाँ नोट करें।
कंसंट्रेशन बनाए रखें, इसी के लिए लड़ाई करवाई गई। नोट कर लिया भाई। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाने का एक मेथड था हमारा बायो-सेवर्ट। इतने स्ट्रक्चर की मैग्नेटिक फील्ड हमने बायो-सेवर्ट से लाई। कुछ और स्ट्रक्चर की मैग्नेटिक फील्ड हम लाएंगे एम्पियर्स लॉ की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा एम्पियर्स लॉ लगाने से पहले हमें अंदाजा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने अभी तुम लोगों को महसूस कराने की कोशिश करी है उसको तुम्हें देखने की जरूरत है। एक स्ट्रेट वायर अपने आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देता है वो मैंने यहां शो किया है, रूल लगा के दिखाया गया है। करंट ऊपर है और उस पर ऐसे वो जो डसने की डायरेक्शन है उसको बनाओ चारों तरफ, तो सर्कुलेट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। हर पॉइंट पे अगर तुम डसने की कोशिश करोगे तो वो सर्किल आएगा। क्या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं? मैं दिखा रहा हूं, एक वायर को सराउंड करती हुई लाइनें होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं, दूर पे असर कम होता है, पास पे असर ज्यादा होता है। अब सोचो इसी लाइन को पकड़ के मैं उसका एक सर्किल बना दूं, तो बीच वाले पोर्शन में लाइनें अलाइन हो जाएंगी, और अलाइन हो जाएंगी तो बीच वाला असर बढ़ जाएगा। सर एक सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? उसी लूप को मैंने सर्किल बना दिया है जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था, ऐसा सर्किल। तो क्या उसको सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी? तो सराउंड करने में बीच वाली पोर्शन की लाइनें अलाइन हो जाएंगी, तो उसका असर बीच में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, किनारे वो असर कम रहेगा। देखो यार, इसी लाइन, पहले तो ये लाइन बनाई है, उसको सराउंड करते हुए सर्किल बनाए गए हैं और बीच में उनको अलाइन कर दिया है, तो बीच का असर काफी बढ़ गया है। अच्छा, ये एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच दिखाई गई, ये एक्सिस वाले असर को डिनोट करती है। तो मैं एक्सिस वाला असर याद है यार, ऐसे है ना। उसके अगल बगल बाकी माहौल थोड़ा रफ है, सराउंड करता हुआ। क्या समझ पा रहे हैं? स्ट्रेट वायर से इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? स्ट्रेट वायर में उसको सराउंड करती हुई लाइनें थी, सर्किल में उसको सराउंड करती हैं, तो सेंटर वाली फीलें मिल गई हैं, लाइंस मिल गई हैं। अब एक सर्किल का असर, दूसरे सर्किल का असर, तीसरे सर्किल का असर जोड़ते चले जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत सारे सर्किल कंबाइंड क्या देंगे। ये एक सर्किल का असर है ऐसा, उसके बगल में एक और सर्किल, एक और सर्किल, ये एक सर्किल का असर है, बगल में और सर्किल रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? अरे लाओ भाई, हाँ एक और सर्किल, हाँ हाँ ठीक है लाओ, इसका असर,
ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सर्किल लगते चले जाओ तो कि बीच में फिर से अलाइनमेंट होना शुरू हो गया, इनको कंबाइंड कर दिया है। फिर इसका असर, ऐसे सबका असर करोगे तो बीच में ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो असर किसका डिनोट करेगा? सोलेनोइड का। अच्छा, बाहर असर कम होता जा रहा है इसके चलते, बाहर जैसे जैसे वायर बढ़ रहे हैं तो बाहर का असर कम होता जा रहा है, लेकिन बीच का असर अलाइन होता जा रहा है ना। तो देखोगे बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बहुत सारी लाइनें के मिलने से। ठीक है यार, बहुत सारी लाइन मिलेंगी तो बीच का असर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? सोलेनोइड की। बहुत सारी लाइन होगी तो बहुत सारा असर सेंटर पे आएगा। तो हमने यार पहले से एक स्ट्रेट वायर देखा, फिर उससे एक सर्किल देखा, फिर सर्किल से एक, है ना। ये क्वालिटेटिव फीलिंग थी, मैथमेटिकल फीलिंग हम लोग पहले ही जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमें बात करना है एम्पियर्स लॉ की मदद से, एम्पियर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले डिराइव करना। यहां मैंने कुछ लाइनें दिखाई हैं, ये सोलेनोइड की है, ये एक स्टेट की है, ये सर्किल की है, ये बार मैग्नेट की है। बार मैग्नेट आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। ये एक यू मैग्नेट की है, स्ट्रेट वायर की दिखाई है, यहां बाहर और यहां अंदर। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? अगर मैं कहता हूं कि एक करंट कैरिंग सेगमेंट अंदर की तरफ करंट ले जा रहा है, अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ करंट ले जा रहा है, और ये बाहर की तरफ करंट ला रहा है। इस प्लेन को चीरते हुए अंदर करंट, इस प्लेन को चीरते हुए बाहर करंट। बोर्ड के प्लेन में दो वायर अंदर पार कर रहे हैं इसको, और एक वायर बाहर आ रहा है। मैं पूछूं, अच्छा एक और वायर मैं इधर बना देता हूं, I1 I2 I3 I4। मैं पूछूं क्या इस P पॉइंट पे किसका किसका मैग्नेटिक फील्ड असर होगा? हाँ, एट P देयर विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट ऑफ I1, नेट ऑफ I1 I2 I3 एंड I4, या केवल तीन का? P पॉइंट पे I1 कोई मैग्नेटिक फील्ड देगा, मान लिया P पॉइंट पे I1 ने कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर दी है, तो I2 भी कोई मैग्नेटिक फील्ड देगा इधर, I3 कोई मैग्नेटिक फील्ड देगा इधर, I4 मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं देगा? बायो सेवर्ट के हिसाब से। हाँ, बायो सेवर्ट क्या कहता है यार, हर करंट सेगमेंट वहां मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड देगा लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। यानी कोई भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड असर हर वायर की वजह से होता है जो आसपास है। इसमें कौन सा रूल बदल जाएगा? I1 I2 I3 I4 सब मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अच्छा, इन सब का कोई नेट आएगा, मान लिया मैं इन सब का एक नेट ये दिखा देता हूं, ये सबका क्या है? नेट है। कोई दिक्कत है? ये चार ने मैग्नेटिक फील्ड दी, और ये रेड वेक्टर चारों का क्या डिनोट कर रहा है? नेट। अब ऐसा नेट यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह हम इन सब का नेट सोच सकते हैं, पता नहीं कैसा है, लेकिन यहां क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का असर सोच सकते हैं? मैंने यहां पर एक घेरा बनाया है। जब मैं घेरा कहता हूं तो वो एक लाइन लूप होता है, वो एक बॉक्स नहीं होता है। घेरा और सरफेस बॉक्स वो अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम गॉस लॉ पढ़ते थे वहां बॉक्स बनाया करते थे, यहां मैंने घेरा बनाया है, इसको हम लाइन लूप कह सकते हैं। एक घेरा बनाया और घेरे के हर पॉइंट पे चारों वायर ने क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है? अब मैं इस घेरे के लॉन्ग एक कैलकुलेशन करने वाला हूं। इस घेरे के लॉन्ग हम एक कैलकुलेशन करने वाले हैं बी और घेरे के लॉन्ग डीएल, उसका प्रोडक्ट। किसका किसका? बी का घेरे के लॉन्ग असर और लेंथ का प्रोडक्ट क्या है? इसको बोल रहे हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्या है? बी का कौन सा कंपोनेंट जो लेंथ के पैरेलल है इनटू वो लेंथ का प्रोडक्ट। ये बी के दो कंपोनेंट हम सोच सकते हैं यार,
एक आएगा बी परपेंडिकुलर और एक आएगा बी पैरेलल, तो कौन सा कंपोनेंट लेना है? पैरेलल इनटू क्या करना है? डीएल। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास मान लिया डीएल है और बी है, उनके बीच का एंगल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी कॉस थीटा इंटू क्या? डीएल। और फिर इसका क्या कर देना है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब कि ये काम हमने पूरे लूप के लिए कर लिया है। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के अलोंग वाली और लेंथ का प्रोडक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल थीटा एंगल पे पता है तो उसका लेंथ के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा इंटू डीएल। और ये काम हम पूरे लूप के लिए कर पाएंगे तो क्या हो गया? लाइन इंटीग्रल। क्या जनता समझ पा रही? जब ये काम हम लूप के लिए करते हैं तो उसके इधर पे घेरा मार देते हैं। घेरा क्या डिनोट करता है? कि ये डिस्कशन पूरे लूप के लिए किया गया है। तो यार पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए लाइन इंटीग्रल क्या चीज है। उसका मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कॉस थीटा। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? अरे यार बी डीएल कॉस थीटा में थीटा दोनों के बीच का एंगल है कि नहीं यार? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। तो क्या हम इसको बी डॉट डीएल लिख सकते हैं? खैर ये लाइन इंटीग्रल है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर तुम ये लाइन इंटीग्रल किसी घेरे के लिए कर पा रहे हो तो ये डिपेंड करता है घेरे के अंदर जो करंट है उसकी नेट वैल्यू आई इन पे इनटू क्या? म्यू नॉट। म्यू नॉट इंटू आई इन पे डिपेंड करता है। आई इन का मतलब क्या है? आई इन का मतलब है I1 प्लस I2 माइनस I3, इसमें I4 शामिल। यानी एम्पियर्स लॉ में जो आई आता है वो घेरे के अंदर वाला करंट होता है इस फॉर्मूले में। अगर कोई तुमसे पूछे यार इस फॉर्मूले में आई इन क्या है, तो अंदर वाला करंट। लेकिन कोई पूछे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन दे सकता है? सब दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम ये कैलकुलेशन कर पाओगे तो उसका लेना देना बाहर वाले करंट से नहीं है। क्या गॉस में भी तो हम ऐसी ही बातें करते थे? वहां एक बॉक्स बनाते थे, कहते थे कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेशन है वो फ्लक्स कैलकुलेशन केवल और केवल अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो अंदर बाहर सबकी वजह से होती थी। क्या अंतर समझ पा रहे हैं? अंतर वहां पे यार बॉक्स होता था, यहां लाइन लूप है। वहां फ्लक्स कैलकुलेशन होता था, यहां लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन है ना। वहां चार्ज पे डिपेंड करता था, यहां पे उससे पास करने वाले करंट पे डिपेंडेंट है। तो उसी तरह की बात है लगभग। क्या जनता समझ पा रही है यार? कि अगर ये कैलकुलेशन हम कर पाएंगे किसके लिए? फॉर अ लाइन लूप या इसको सर्क्यूटल भी बोलते हैं। ये कैलकुलेशन किसके लिए है? लाइन लूप। ये लाइन लूप या इसको हम और भी बोलते हैं सर्क्यूटल। अगर हम इस सर्क्यूटल के लिए लाइन इंटीग्रल ला पाए तो वो म्यू नॉट आई इन के बराबर होता है। रूल समझ में आ गया यार? नोट करें। इस लड़की
अब करंट इनसाइड द लूप तीनों है, I1 I2 और I3। तो मैंने दो में प्लस और एक में माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि दो करंट अंदर है और एक करंट बाहर है। तो मैंने I1 प्लस I2 को ही प्लस क्यों लगाया है? हम I2 को भी, इसको प्लस और इसको माइनस भी तो लिख सकते थे। तो इसका भी एक नियम है। मतलब मैंने घेरे के डीएल वेक्टर को क्लॉकवाइज इंटीग्रेट किया है या एंटी क्लॉकवाइज? मैंने क्या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर जब लिया तो डीएल वेक्टर को क्लॉकवाइज लिया है कि नहीं? जब हम डीएल वेक्टर को क्लॉकवाइज लेके लाइन इंटीग्रल करते हैं क्लॉकवाइज लेके, तो अंदर वाले को क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव। बाहर वाले को क्या? अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन करूंगा तो बाहर वाले को पॉजिटिव, अंदर वाले को नेगेटिव। तो मैं ये घेरा मेंटेन रखना है, क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल आई इन पॉजिटिव, ये अंदर वाला पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल तो बाहर वाला पॉजिटिव। मैंने किसको पॉजिटिव लिखा? I1 I2 का। यानी मैंने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन मुझे कहां करना है? क्लॉकवाइज। इसका भी नियम है। क्या जनता समझ पा रही है यार? क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है, किस लेंथ वेक्टर को के हिसाब से चलना है, उस हिसाब से लॉ है। लॉ समझ में आ गया यार? तो लॉ हमने क्यों पढ़ा है? अच्छा, लॉ क्या है इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि पहले कैलकुलेशन और लॉ समझ में आ जाए, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे। मैंने यहां पर एक A B C D ऐसा स्क्वायर लूप दिखाया है, स्क्वायर लाइन लूप दिखाया है। ये स्क्वायर ही है, A B C D A ऐसा स्क्वायर लाइन लूप है। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स दिखाई हैं, यहां 2B0 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 B0 ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हैं। हमें यार इन चारों A से B से C से D से A होते हुए इस पूरे लूप के लिए लाइन इंटीग्रल कैलकुलेशन करना है। पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल अलोंग द लूप। क्या करना है? ये कैलकुलेशन B डॉट डीएल कैलकुलेशन किसके लिए करना है? A B C D A के लिए। ऐसे लिख देने का मतलब होता है। लेकिन समस्या क्या है कि पूरे लूप के लिए नियम एक जैसे लगेंगे नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर सेक्शन के लिए। तो मैं इस लाइन इंटीग्रल को 4 सेक्शन में तोड़ लेता हूं। किसके किसके सेक्शन में? ए बी के लिए अलग, बी सी के लिए अलग, सी डी के लिए अलग और डी ए के लिए अलग। अब इसमें यार घेरा ना लगाएं क्योंकि अब ये लूप नहीं रहे, सेगमेंट हो गए। ठीक है, क्या ये यहां घेरा बनाया है क्योंकि मैं पूरे लूप की बात कर रहा हूं, यहां मैंने सेगमेंट वाइज तोड़ लिया है। अब यार जब भी कोई जनरल फॉर्मूला लिखा होता है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम उसको हमेशा जनरल यूज करेंगे। ये जो मैंने इंटीग्रल ऑफ बी डीएल का फॉर्मूला लिखा है, ये मोस्ट जनरल लुक है। तुम्हें याद है वर्कडन का मोस्ट जनरल लुक क्या होता था? एफ डॉट डीएस। तो इसके और भी 4 सेगमेंट हो सकते हैं फॉर्मूले। क्या हो सकता है? बीएल कॉस थीटा, कब? जब पूरी लेंथ के लिए बी कैसा हो? एक जैसा। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं? बी डॉट एल, कब? कब? जब बी और एल वेक्टर लुक में हो। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, वो तो था ही। और क्या लिख सकते हैं? बी डॉट। तो यार जब जब कभी फॉर्मूला डॉट में आया है तो उसके 4 लुक आए हैं, सिंपल लुक, मुश्किल लुक। सिंपल लुक तब जब बी कांस्टेंट हो, मुश्किल लुक तब। चलो फिलहाल मैंने यहां पे 4 सेगमेंट में चीजों को लिख दिया है। पहला सेगमेंट ए से बी वाला, ये कितनी लेंथ का है नहीं दिया। चलो मैं इस लेंथ को कुछ स्मॉल एल लिख देता हूं। ये सारे स्मॉल लेंथ के सेगमेंट हैं। बता यार पहले सेगमेंट में बी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो मुश्किल फॉर्मूला क्यों लगाया? आसान लगाए। कौन सा फॉर्मूला? बी एल कॉस थीटा। बी की जगह 2B0, एल की जगह एल और थीटा की जगह कॉस 60। क्या ये ए से बी वाला मामला निपट गया? बी से सी वाला बोलो, 2B0 एल, बोलो एंगल कितना? तो ये हमारा डीएल वेक्टर है। सी से डी वाला, सी से डी बताएं। बी की जगह 2B0, एल की जगह एल,
थीटा की जगह कितना? क्या C से D ये लेंथ वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड राइट है, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ध्यान रखना यार, मुझे इसी सेंस में चलना है, क्लॉकवाइज सेंस में चलना है। प्लस D से A के लिए 90। सब जगह कैलकुलेशन हो गया यार। cos 60 हाफ होता है, cos 90 0, cos 90 0, ये दोनों टर्म खत्म हो गए। cos 180 कितना होता है? तो ये टोटल कैलकुलेशन आ गया माइनस B0L। क्या पहला क्वेश्चन, पहली चीज समझ में आ गई? ये पूरा कैलकुलेशन निगेटिव निकला है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, हमने ABCD A क्लॉकवाइज माना है, तो हम इसमें ओवरऑल करंट कहां मान के चलेंगे? अंदर। अब दूसरी चीज क्या पूछी है? पूछी करंट इनसाइड। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? BDL कैलकुलेशन अगर मैं किसी लूप के लिए कर पाऊंगा तो वो किसके बराबर होता है? और ये आई इनका मतलब घेरे के अंदर, ये इनसाइड द प्लेज है, आउटसाइड द पेज है? क्यों? हमने क्लॉकवाइज कैलकुलेशन किया है, इसका मतलब करंट को कहां माना है? इन द प्लेन माना है, इन द प्लेन माना है। ये कैलकुलेशन आया है माइनस B0L बराबर म्यू नॉट आई इन। तो आई इन का आंसर कितना आ गया? माइनस आया है। तो अगर तुम इसको इनसाइड द प्लेन लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? B0L बाई म्यू नॉट आउट ऑफ प्लेन। क्या जनता समझ पा रही है? अच्छा, इनका मतलब इनसाइड नहीं है, इनका मतलब घेरे के अंदर है। मैंने क्योंकि अपना एजम्पशन इनसाइड का लेके ही घेरे का इंटीग्रल किया है, तो आंसर भी आई इनका इनसाइड आएगा, मगर वो निगेटिव आ गया है, तो उसको सही करके क्या लिख सकते हैं? B0L बाई म्यू नॉट आउटसाइड द प्लेन। क्या बात समझ में आई कैसे हमने सर्क्यूटल कैलकुलेशन किया है? ये सबसे सिंपल मैथ्स थी, इसलिए मैंने एक एग्जांपल बना दिया ताकि तुम्हें समझ आए कि ये लॉ है क्या। लॉ की मदद से अगर तुमने लाइन कैलकुलेशन कर लिया है तो करंट बता सकते हो, बस इसलिए लॉ है। लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस एक एग्जांपल दिया ताकि तुम्हें समझ आए कि लॉ है क्या। कल को इतने छोटे सेगमेंट के लिए कोई लाइन इंटीग्रल ही पूछे तो तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस कहां तक करके लाना है?